एक बहुत ही भयानक जंगल में, जहाँ की इंसान जाने से उसकी रूह भी कांप जाए, वहाँ एक बहुत ही बड़ा सा खंडहर था। उस खंडहर के अंदर से जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह जानवर इतनी बुरी तरह से आवाज़ कर रहे थे जिसे सुनकर लोगों की रूह भी कांप जाए। वहीं वह पूरा जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इस जंगल में अगर कोई इंसान आए तो वह यहाँ से कभी भी जिंदा नहीं लौटेगा। वहीं उस खंडहर के अंदर एक बहुत ही भयानक कमरे में एक लड़की, जिसके हाथ पैरों को जंजीरों से बांधा गया था, वह बहुत ही बुरी तरह से लहूलुहान थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे यहाँ बहुत समय से रखकर टार्चर किया जा रहा हो। उसके पूरे शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे। उसमें से अभी भी खून रिसकर जमीन पर धीरे धीरे कर टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मारने वाला उसे तिल तिल कर मौत दे रहा था, पर उसकी मौत ऐसी थी कि वह इतनी जल्दी आने वाली नहीं थी। वह लड़की अधमरी हालत में अपनी हल्की सी आंखों को खोलकर अपने सामने खड़े उन लोगों को देखती है जो उसके लिए कभी उसकी ज़िंदगी हुआ करते थे, जिससे वह बेहद प्यार करती थी। वह उसके अपने थे, वह उसका अपना परिवार था, जिसके लिए वह मौत के लिए एक बार मरने के लिए भी ना डरे। आज वह इन सबके धोखों को देखकर मन ही मन खुद पर हंस रही थी। वह खुद पर हंस रही थी कि जिसने उसे अपना माना था, वही लोग आज उसे किस तरह से धोखा दे रहे हैं। यह लड़की कोई और नहीं, हमारी हीरोइन आस थी। यह एक डॉक्टर थी। डॉक्टर के साथ साथ भी उसकी बहुत सारी आइडेंटिटी थी। वह अभी एक ऐसे काम पर रिसर्च कर रही थी जिसे अगर उसने बना लिया तो शायद वह दुनिया को भी अपने मुट्ठी में कर सकती थी। और यह काम उसने पूरा भी कर लिया था, पर इस बात की जानकारी अभी उन लोगों को नहीं थी। उन्हें तो बस इतना पता था कि जिस चीज़ की इसने रिसर्च किया है वह बहुत ही ज़्यादा कीमती है, जिसे पाने के बाद वह पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। उसने हमेशा इन लोगों पर विश्वास किया था। अफसोस उससे यहीं पर गलती हो गई कि वह इनके असली चेहरों को नहीं पहचान सकी। वह इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। क्या हुआ अगर वह इन लोगों पर भरोसा करती थी? उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन क्या यह लोग उसके भरोसे के काबिल थे? यह सब सोचकर उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी। तभी उसके सामने खड़ी उसकी ही हम उम्र की एक लड़की बोलती है, चुप 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 मेरी प्यारी बहना, क्या हुआ? हमें देखकर तुम्हें कहीं सदमा तो नहीं लग गया? क्या तुम्हें अब अफसोस हो रहा है? इस वक्त उस लड़की की होठों पर मक्कारी भरी मुस्कान थी और उसने अपनी बाहों के पास खड़े लड़के के ऊपर अपना हाथ रख दिया, जिससे हमारी हीरोइन अपनी हल्की सी आंखें खोलकर धुंधले अक्स से उसके चेहरे को देखती है। यह और कोई नहीं, उसका प्यार था, जो उसका मंगेतर था। इससे उसकी शादी होने वाली थी। वहीं उस लड़के ने भी बड़े प्यार से उस दूसरी लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। यह दूसरी लड़की और कोई नहीं, उसकी बहन लीना थी। इसके बारे में हम आगे आपको स्टोरी में बताएंगे। वहीं सामने खड़ी आस उन लोगों को अपनी नफरत भरी आंखों से देख रही थी। उसके शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। आसपास खड़े लोग उसे देखकर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहे थे। वह लड़की जिसका नाम लीना था, उसने उस लड़के को देखते हुए कहा, बेबी देखो ना, अभी भी इसकी अकड़ नहीं गई है। यह हमें कैसे घूर घूर कर देख रही है। वैसे मुझे तो हंसी आ रही है। फिर वह लड़की की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? फिर वह बोलती है, आखिरकार तुम उसके प्यार जो थे
उस लड़की की बात सुनकर वह लड़का हंसते हुए बोला, बेबी तुम भी ना क्या बात कर रही हो, मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था। यह बेवकूफ़ मुझे अपना प्यार सोच बैठी, इसमें सिर्फ उसकी ही गलती है, इसमें तो मेरी कहीं पर गलती नहीं है। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं आस उन सबको अपनी दर्द भरी आंखों से एकटक देख रही थी। वह अब कुछ नहीं बोल रही थी, वह बहुत ही शांत थी। उसके दिमाग में जरूर कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा था। लीना बोलती है तभी लीना बोलती है, शान बेबी अब तुम दीदी से यह सब बोलना बंद करो। देखो तो वह कितना ज़्यादा चिढ़ रही है, लगता है वह तुम्हारी बातों से नाराज़ हो रही है। आखिर में नाराज़ भी क्यों ना हो, उसे प्यार में इतना बड़ा धोखा जो मिल गया है। इतना बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर वह डरने की एक्टिंग करते हुए कहती है, देखो तो वह और ज़्यादा गुस्सा हो रही है। मुझे उसे देखकर डर लग रहा है, कहीं वह हमें अपनी इस खतरनाक आंखों से जलाकर राख न कर डाले। यह कहकर वह फिर से हंसने लगी। फिर शान उसे प्यार से देखते हुए बोला, बेबी वह इस हालत में नहीं है कि वह कुछ भी कर पाए। फिर आस की तरफ देखते हुए बोला, बेबी वह इस हालत में नहीं है कि वह हमें नज़रें उठाकर भी देख पाए। देखो ना उसकी कैसी हालत है, देखो वह कैसे हमें देख रही है। इतना कहकर वह भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर थोड़ी ही देर में उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है। अब वह बहुत ही डरावना लगने लगा था। वह गुस्से में अपने दांत भींचते हुए बोलता है, देखो जो गैजेट तुमने हम बनाया है वह हमें दे दो और बताओ कि वह क्या है। तुम उसके बारे में जब तक हमें नहीं बताओगी हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे और तुम्हें इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी चाहिए तो तुम उसे हमें दे दो, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इस वक्त उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, अगर कोई और सुने तो वह डर के कांप जाए। पर हमारी हीरोइन जो कि खुद एक माफिया थी, जिसके नाम को ही सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, जिसे डर का दूसरा नाम कहा जाता था, भला वह उसकी इस घटिया बातों को सुनकर क्यों डरेगी। वह अब भी उन्हें उसी तरह देख रही थी। जब शान देखता है कि वह कुछ नहीं बोल रही है तो फिर वह अपने फेस इंप्रेशन को बदलकर आराम से बोलता है, देखो बेबी तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, भले ही नाटक की ही रही हो, लेकिन तुम मेरी नकली गर्लफ्रेंड तो थी ही सही। इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें मारते वक्त थोड़ा सा रहम बरत लूँ और तुम्हारी इज्जत को तार तार न करूं। उसकी इस बातों को सुनकर आस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह खुद को अब नहीं रोक पाई और वह बहुत ही तेज हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि वहाँ खड़े सारे लोग एक पल के लिए डर गए। यह हंसी पूरी तरह से पागलपन से भरी हुई थी। उसके माथे से खून बहकर उसके फेस पर आ रहा था, जो उसे और भी भयानक बना रहा था। एक पल के लिए उसकी इस हंसी को देखकर सामने खड़े गार्ड और शान और लीना भी डर कर सहम गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यह लड़की कितनी ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी एक आवाज़ से पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता है। तभी वहाँ पर दो लोग आए। यह और कोई नहीं, यह आस के माँ बाप थे, जिन्होंने उसे अपने स्वार्थ के लिए पाला पोसा था। वह सिर्फ उसकी दौलत चाहते थे। उन दोनों को देखकर आस अब और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। वह कैसे इन लोगों को भूल सकती है। यह वही दो घटिया इंसान हैं जो माँ बाप के नाम पर कलंक हैं।
यह माँ बाप जिसने उसे जन्म दिया लेकिन कभी पाला पोसा नहीं, कभी प्यार से उसके सर पर हाथ नहीं फेरा, कभी प्यार नहीं दिया। इन दोनों ने तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसे पाला था, जिस बारे में अब जाकर उसे पता चला, क्योंकि वह बहुत ही तेज बुद्धि की लड़की थी। जब उसके माँ बाप को पता चला कि वह इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और तेज है, तो उन लोगों ने इसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और उसे पैसा कमाने वाली मशीन की तरह यूज किया। पहले तो उसे लगता था कि वह उनकी बेटी ही है, लेकिन धीरे धीरे जब वह उनकी नफ़रत को देखने लगी तो उसे समझ में आने लगा शायद वह उनकी खुद की बेटी नहीं है, लेकिन अभी उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसे तो बस इतना पता था कि उसके माँ बाप उसकी बहन की अपेक्षा उससे कभी प्यार नहीं करते हैं। लेकिन कल ही उसे पता चला था कि यह उनकी खुद की बेटी नहीं है, और उन्हें यह भी पता था कि इसके असली माँ बाप कौन हैं, वह यहाँ कैसे आई, इनके पास कैसे आई। उसे इस बारे में अभी खोजबीन करनी थी, पर इससे पहले ही वह इन लोगों के हाथों लग चुकी थी। वह लोग इसके माँ बाप को जानते थे और यह भी जानते थे कि यह एक बड़े घर की प्रिंसेस है। उनके मरने के बाद इनकी सारी प्रॉपर्टी उसकी बेटी को ही मिलने वाली थी, इसलिए इन लोगों ने उसे बचपन में ही चुरा लिया था, जिस बारे में उसके माता पिता को कुछ भी नहीं पता था। और उनके मरने के बाद यह सारी प्रॉपर्टी अब आस के नामों पर हो चुकी थी। यह सब बातें उसे बिल्कुल भी पता नहीं थी। अगर उसे यह सब पता होता तो वह पहले ही सतर्क हो जाती। वहीं उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर उसकी माँ कामनी जी बोली, लगता है मौत के डर से यह लड़की पागल हो गई है। उसके आवाज़ में नफरत को साफ साफ भांपा जा सकता था। उनकी बात को सुनकर उसके पति सुदेश जी बोले, उसके पति दिनेश जी बोले, हाँ सही बोल रही हैं आप, हमारे हाथों से प्रॉपर्टी तो चला गया, अब जान भी जाने वाली है, तो भला कौन पागल नहीं होगा। तभी लीना ने गुस्से से अपने माँ बाप की तरफ देखते हुए बोला, पिताजी आप इसी तरह बोलते रहेंगे या पिताश्री हमारी इस प्रिंसेस का कुछ ट्रीटमेंट भी करेंगे। आपको नहीं लगता है कि इन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इतना कहकर वह अपने हाथों में एसिड की बोतल लेकर आस के पैरों में डाल देती है, जिस वजह से उसके पैरों पर बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं और उसमें से धुआं निकलने लगता है। उसने उस बोतल से सारी एसिड उसके पैरों पर डाली थी। उसके पैरों के पंजे बुरी तरह से जल चुके थे, फिर भी उसके बावजूद उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकला। यह देखकर उन सबके आंखों में आश्चर्य था। क्या कोई इतना कठोर हो सकता है कि इतने दर्द में भी वह इतना शांत हो सकता है। यह सब सोच के उनके चेहरे पर अचानक से डर झलकने लगा। क्या यह तूफान के आने की शांति है? लेकिन नहीं, वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि उन्होंने उसे अच्छे से बांध रखा है। पर उन्हें क्या पता, शेरनी को चाहे जितना भी बांध दो, वह पिंजड़े से बाहर ही निकल जाएगी, क्योंकि वह एक शेरनी है। तभी लीना गुस्से से चिल्लाती है, बस करो बस करो, और वह उसके बालों को पकड़कर जोर से खींचती है और बोलती है कि तुम चुपचाप शांति से हमें वह गैजेट दे दो, जिससे हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे।
नहीं तो तुम सोच नहीं सकती हो हम तुम्हें कितनी दर्दनाक मौत देंगे। अपनी बहन की ऐसी हरकतों को देखकर एक बार आस के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वह कैसे इस घटिया लड़की को नहीं पहचान सकी। यह लड़की जिससे वह बेइंतहा प्यार करती थी, उसे अपनी बहन मानती थी, लेकिन इस लड़की के असली रंग तो आज उसे दिख रहे हैं। इसके आंखों में मक्कारी और नफरत भरी हुई है। वह कैसे नहीं इस नफरत को देख पाई। वह कितनी बड़ी बेवकूफ थी, अपने ही लोगों द्वारा ठगी जा चुकी है। उसकी बात को सुनकर उसकी बात को सुनकर आस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लीना देखती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसकी आंखों में नफरत उतर आती है। इस वक्त आस को अपने जख्म से कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। दर्द तो उसे अपने दिल में हो रहा था। वह हंसते हुए अपनी उंगली को उन सब की तरफ पॉइंट करके बोलती है, तुम सब मरने वाले हो। इस वक्त उसके पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। यह दर्द बहुत ही ज्यादा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने पैरों को आगे बढ़ाए, लेकिन वह फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाती है और वह बहुत तेजी के साथ अपने हाथों में बने जंजीरों को तोड़ देती है। इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही थी, जिसे देखकर किसी की रूह कांप जाए। एक पल के लिए तो वहां सबकी सांसें ही अटक जाती है। यह क्या हुआ? यह इतने जख्मी होने के बावजूद भी कैसे इतनी ताकतवर हो सकती है? तभी उसने अपने कपड़े में छिपा एक छोटा सा गैजेट निकाला। यह गैजेट बहुत ही भयानक बम था। यह अगर ब्लास्ट होता तो उस पूरे एरिया को राख में मिला देता, पर इस बारे में उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वह लोग एक नंबर के बेवकूफ़ थे। भला उन्हें इसके बारे में कैसे पता चलता? यह तो इसने खुद ही अपने हाथों से बनाया था। यह देखने में बहुत ही छोटा था, जिस वजह से उन्हें अंदाज़ा भी नहीं लग सका कि यह उसके हाथों में क्या है। वह उसे देखने लगते हैं। इस समय उनकी आंखों में लालच दिख रहा था। वह लोग सोचे शायद यह उन्हें अपना वह गैजेट दे रही है। तभी वह बोलती है, लो तुम्हें यही चाहिए था ना, लो मैं तुम्हें इसे देने के लिए तैयार हो गई हूँ। इतना कहना ही था कि तुरंत ही शान दौड़कर उसके पास जाता है और उसके हाथों से उसे लेकर चारों ओर घुमा घुमा कर देखने लगता है। तभी दिनेश जी भी उसके पास दौड़कर जाते हैं। वह भी उसे देखने लगते हैं। अब बाकी खड़ी वह दोनों औरतें, वह भला कैसे पीछे हो सकती थी। वह लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। बस इतना देखना ही था कि आस के होठों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। यह मुस्कुराहट बिल्कुल ही रियल थी, क्योंकि अब जाकर उसके दिल को सुकून मिला था। वह बोलती है कि देख लिया, चलो इसके आगे तुम्हें दिखाते हैं कि यह गैजेट कैसे काम करता है। उसकी बातों को सुनकर वह लोग बड़ी आस भरी नज़रों से उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी वह जोर जोर से हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें नहीं पता यह गैजेट कैसे काम करता है। यह गैजेट एक साथ कई करोड़ों लोगों को जन्नत के दर्शन करा सकता है। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी। अब उसकी हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि उनके पैर थर थर कर कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों दिख रही है और जन्नत का दर्शन करने से क्या मतलब है। तभी शान के दिमाग में अचानक से खटकता है और वह हकलाते हुए बोलता है, तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? उसको इस तरह हकलाता हुआ देखकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, वही मतलब है जो तुमने अभी अभी समझा है। चलो कम से कम इन बेवकूफ़ों के बीच एक बुद्धिमान तो है, पर थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हें समझने में देर हो गई। इतना बोलकर वह तुरंत ही अपने हाथ में एक छोटे से रखे बटन को दबा देती है। इसी के साथ वहाँ बहुत जोर से धमाका होता है और वहाँ सबके चिथड़े और परखच्चे उड़ जाते हैं। इसी के साथ
यहाँ पर आज की स्टोरी खत्म हो जाती है, लेकिन क्या यह आज का अंत था या फिर यह उसकी शुरुआत थी? चलिए जानने के लिए आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। मौत और रिबर्न। तभी अचानक से बेड पर पड़ी एक लड़की की आंखें धीरे धीरे खुलती है। उसके पैरों में अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन वह जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वह अपने चारों ओर देखने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, क्या वह फिर से बच गई है? क्या वह इतने बड़े ब्लास्ट से बच सकती है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका इवेंट किया हुआ बम इतना खतरनाक था कि उसे कई किलोमीटर दूर तक कुछ भी न बचता। तो फिर वह उस बम के बिल्कुल समीप थी, तो वह जिंदा कैसे बच गई? यही सोचते हुए वह अपनी जगह पर उठकर बैठ जाती है। जैसे ही वह बैठती है, दरवाजे में लगे मिरर पर उसकी नजरें पड़ती है और जैसे ही वह देखती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे मिरर के पास चली जाती है और अपने चेहरे को अपने हाथों से छूकर ध्यान से देखने लगती है। वह उसका चेहरा नहीं था, यह तो किसी यंग लड़की का चेहरा था जो शायद मुश्किल से अभी 16-17 साल की रही होगी। बेदाग गोरा चेहरा, खूबसूरत नीली आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, काले लंबे बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे। यह चेहरा इतना सुंदर था कि एक पल के लिए तो आस की नज़र भी उस चेहरे पर ठहर गई। वह तो इतनी सुंदर नहीं थी और ना ही उसने कभी इतनी खूबसूरत लड़की देखा था। यह उसकी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था जब उसने इतनी खूबसूरत लड़की को देखा था। वह भी खूबसूरत थी, पर इतनी खूबसूरत नहीं थी। उसकी खूबसूरती से तो वह उसकी खूबसूरती की तुलना दूर दूर तक नहीं कर सकती है। यह सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इतना सोचकर उसका चेहरा अपने आप ही खिल जाता है। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसके दिमाग में अचानक से खटकता है कि आखिर में यह चेहरा किसका है? वह तो यह नहीं है, पर यह वह खुद है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वह खुद है तो फिर यह चेहरा किसका है। वह बार बार अपने चेहरे को छूती और उसे देखती कि सच में क्या वह वही है, पर अब उसे यकीन हो गया था कि हाँ, सच में यह वही है। तभी उसके उसके गले में बड़ी लाकेट चमकने लगती है। यह देखकर उसे और भी ज़्यादा आश्चर्य होता है। अरे हाँ, यह तो उसी की लाकेट है जिसे उसने खुद ही बनाया था। इसके अंदर एक ऐसी चिप लगी हुई थी जो साइंस की दुनिया में एक भूचाल लाने वाली थी। यह वही चीज़ तो थी जिसे मांगते हुए वह उन घटिया लोगों के गिरफ्त में पहुंच चुकी थी और उनकी शिकार बन चुकी थी। यह सब सोचते हुए उसे अपना पास्ट फिर से याद आने लगता है। तभी वह चिप जोर से चमकने लगती है और उसमें से आवाज़ आती है, मास्टर, क्या अब आप ठीक हैं और आप अपने आप को अब रिलैक्स महसूस कर रही हैं? एक पल के लिए वह आश्चर्य में पड़ जाती है। क्या इस चिप में इस चिप के अंदर से आवाज़ आ रही है? यह सोचते ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। उसने इसे टेस्ट किया था, पर शायद कुछ वक्त चाहिए था, जिस वजह से उस चिप को पूरी तरह से वह इवेंट नहीं कर पाई थी। लेकिन शायद वह वक्त अब ख़त्म हो गया है और अब यह चिप पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। तभी वह फिर से बोलता है,
मास्टर, आपकी मौत हो चुकी थी, पर मैं डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता हूँ। आपने मुझे इस तरह से बनाया है कि मैं कभी डिस्ट्रॉय नहीं होऊंगा, जिस वजह से मैं आपके साथ ही इस बॉडी में आ गया हूँ। आपका फिर से रिवर्थ हुआ है और आपको यह नई बॉडी मिली है। अब इसका ध्यान भी आपको ही रखना होगा। उसकी बातों को सुनकर आश्चर्य से अपने आप को देखने लगती है। अब जाकर उसे समझ में आया कि यह शरीर उसका नहीं है और यह सोल उसकी है, यानी अब उसे इसी शरीर में रहना पड़ेगा, यही उसका नया ठिकाना है। फिर तभी उसके मन में ख्याल आता है कि अगर वह इस लड़की की बॉडी में है तो फिर इसकी सोल कहाँ गई। तभी वह उससे पूछती है कि जब मैं इस लड़की की बॉडी में हूँ तो फिर इसकी सोल कहाँ है। यह सुनकर वह गैजेट बोलता है कि इस लड़की की मौत हो चुकी है, उसका बस इतना ही समय था और जिस वक्त इसकी मौत हुई उसी वक्त आपकी भी मौत हुई थी, इसलिए आपकी सोल इस लड़की के बॉडी में आ गई, इसे ट्रांसफ़र किया गया। इसकी बात सुनकर आज शांत हो जाती है। सबको लगता है कि आज सिर्फ एक एडवांस गैजेट बनाया है। किसी को पता नहीं था कि यह गैजेट बहुत ही अनूठा है। यह किसी का माइंड भी पढ़ सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस वेपन और गैजेट बना सकता है। यह गैजेट खुद में एक पूरी आर्मी है। इसके बारे में किसी को नहीं पता था, वरना पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती। इसके बारे में तो उसके अपनों को भी नहीं पता था। उसने तो बस किसी से बात करते वक्त सुन लिया था कि वह कुछ ऐसा बना रही है जिससे पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है। बस इतना ही सुनना था कि उन लोगों ने इसे कैद कर लिया और इसे तरह तरह से टॉर्चर किया और अंत में इसकी मौत हो गई। फिर तभी आज सोचती है कि यह लड़की कौन है, इसका क्या पास्ट है और यह कैसे इस सिचुएशन तक पहुंची, इसकी मौत कैसे हुई। उसे अब उसके बारे में जानना था। आखिर में वह उसके शरीर में थी, आखिर में उसे भी तो पता होना चाहिए था। क्या इसकी ज़िंदगी अभी भी खतरे में है, क्योंकि अब उसे खुद को सुरक्षित तो रखना ही पड़ेगा, वरना कहीं इसके दुश्मन उस पर अटैक कर उसकी जान ना ले लें। इसलिए वह कुछ सोचने लगती है। तभी उसे इस तरह सोचता हुआ देखकर वह लॉकेट फिर से चमकता है और बोलता है कि बॉस क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों शांत हो गई। तो वह बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह लड़की कौन है और इसके बारे में मेरी मेमोरी में कुछ भी नहीं है। तभी वह बोलता है कि कोई बात नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। आखिर में आपने मुझे इस तरह से बनाया है जिससे मैं किसी के बारे में भी कुछ भी पता लगा सकता हूँ। तो फिर यह तो आपका शरीर है, तो मैं इसके बारे में क्यों नहीं पता लगा सकता हूँ। तभी वह बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें कैसे बुलाऊँ, मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें कैसे बुला सकती हूँ। तो वह हंसते हुए बोलता है कि बॉस, आप ही मेरा कुछ नाम रख दीजिए, वैसे आप मेरी मास्टर हैं, आप जो भी नाम मेरे लिए रखेंगी वो मेरे लिए सूटेबल होगा। तभी वह उसे बोलती है क्या हम तुम्हारा नाम टेने रख सकते हैं। तो वह बोलता है कि क्यों नहीं, आप मेरा नाम जो भी रखेंगी वह मेरे लिए स्पेशियस होगा। इतना बोलकर वह चुप हो जाता है। तभी वह फिर से बोलती है कि टेने, फिर तुम मुझे इस लड़की की मेमोरी बताओ, आखिर में यह कौन है और यह कैसे इस सिचुएशन तक पहुंची है। तो वह बोलता है कि बस आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। उसके कहे के अनुसार आस ने अपनी आंखें बंद कर लिया तो धीरे धीरे करके उसे इस लड़की की सभी मेमोरी याद आने लगती है। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली, मतलब इस वक्त वह एक
ऐसी बेवकूफ़ लड़की के बॉडी में आ चुकी है जो एक विलन की तरह थी। इसका नाम अमायरा राय था, जिसने अपनी बेवकूफ़ी के चलते सब कुछ बर्बाद कर दिया था और एक दर्दनाक मौत की हकदार बन गई थी। इसका मेन रीज़न यह था कि वह देव सिन्हा से पागलों की तरह प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती थी। पर वह लड़का उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। वह हमेशा उससे नफरत करता ही चला आया। वह तो उसकी बहन रीमा से प्यार करता था, जिस वजह से अमायरा कुछ ना कुछ करके रीमा को बस परेशान करती रहती थी, जिस वजह से देव उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगा था। जब अमायरा ने देखा कि उसका प्यार रीमा के लिए कम नहीं हो रहा है, तो उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह उसे किसी भी तरह से अपना बनाएगी और उसने अपने घर वालों से किसी भी तरह करके देव के साथ शादी करने के लिए मना लिया था। जब उसका रिश्ता तय किया गया, तब जाकर अमायरा अपने प्लान में कामयाब हुई। पर पता नहीं कैसे कुछ दिन बाद रीमा को किसी ने किडनैप कर लिया था और उसे बहुत ज़्यादा टार्चर करके अरेस्ट भी किया था और उसका सारा दोष अमायरा पर लगा दिया गया था, जिस वजह से देव ने उसे बहुत ज़्यादा टार्चर किया था। हर दिन उसके गार्ड उसे गंदे तरीके से टार्चर करते थे। जब अमायरा से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। यह सब याद करके आस ने गहरी सांस ली और उसे लगा कि वह कितनी बड़ी पागल लड़की थी। अगर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई तुम्हें नहीं चाहता, तो तुम भी उसकी रिस्पेक्ट ना करो और बदले में तुम भी उससे नफरत करो जितनी नफरत वह तुमसे करता है। भला उस इंसान के पीछे क्या भागना जो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता है। अब तो उसे सच में लगने लगा कि भगवान ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की। वह कैसे इस बेवकूफ़ लड़की की बॉडी में आ सकती है। वह इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, वहीं बदले में यह इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है। उसे तो अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, पर उसके हाथों में अब कुछ नहीं था। तभी अचानक से उसके रूम का डोर खुला और एक अंदर आई। उसने जैसे ही उसे देखा तो वह जल्दी से बोलती है, बच्चा क्या तुम ठीक हो और तुम क्यों बेड से उठ गई? तुम्हारी तबीयत अभी ख़राब है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बुला लेती। तभी आस की नज़र उस औरत पर गई जो उसकी फिक्र कर रही थी। यह औरत और कोई नहीं, यह अमायरा की माँ किरण राय थी। वह जल्दी से आस के पास आ गई और उसकी हाथ को पकड़कर बेड पर बिठाते हुए बोली, बेटा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? उसकी बातों में अमायरा के लिए प्यार झलक रहा था, अपनापन झलक रहा था, जिसे आस ने अपनी पिछली ज़िंदगी में कभी भी महसूस नहीं किया था। तभी वह आराम से बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कहीं पर भी दर्द नहीं हो रहा है। उसकी बात को सुनकर किरण जी ने प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, ठीक है बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। अमायरा ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया।
क्योंकि वह उन्हें अच्छे से नहीं जानती थी और वह इतनी जल्दी किसी से भी घुल मिल नहीं सकती थी और अभी उन्हें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह ऐसे अब आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने विश्वास करने का परिणाम देखा था, जिसे उसने अपनी मौत मिली थी। अब वह यही चीज़ अपनी इस ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं दोहराने वाली थी। वह किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करने वाली थी। अब तो उसके दायरे में आने वाले लोगों को उसे बहुत ही कठिन परीक्षा पास करना पड़ेगा, तब जाकर वह शायद उन पर विश्वास कर सकती थी। वहीं किरण जी के जाने के बाद अमायरा वॉशरूम में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस फैमिली में खुद को कैसे एडजस्ट करेगी, क्योंकि उसे तो एक साथ मिलकर कैसे रहते हैं यह पता ही नहीं था। वह तो बचपन में अपने काम में इस तरह लगी रहती थी कि उसे रिश्ते नाते दूर दूर तक किसी का एहसास नहीं था और उन लोगों ने भी तो कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह तो हमेशा से अकेली ही रही थी। उन लोगों ने कभी उसे परिवार की तरह ट्रीट नहीं किया। वह अपनी लैब में ही पड़ी रहती थी, या तो हॉस्पिटल में या तो अपने बाकी के कामों में, जिस वजह से फैमिली कैसी होती है उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वह फ्रेश होकर जल्दी से रूम में वापस आ जाती है और चेंजिंग रूम में चली गई, पर कबोर्ड में पड़े ड्रेस को देखकर उसे गुस्सा आने लगा। इसमें ज़्यादातर ड्रेस पिंक और लाइट येलो कलर की थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि रीमा की पसंद की थी। और तो और उसमें एक भी नॉर्मल कपड़ा नहीं था, सभी कपड़े अजीब तरीके से थे, सभी पुराने स्टाइल के थे, जैसे सलवार सूट या पटियाला सूट। उसे याद आया कि अमायरा सिर्फ रीमा को कॉपी किया करती थी ताकि वह देव की नज़रों में आ सके और देव उसे पसंद करने लग जाए, जो कि सब रीमा का ही चाल था। जबकि अमायरा को यह सब कलर पसंद नहीं था, लेकिन वह रीमा की जाल में फंस गई थी, जिस वजह से वह उसी को फॉलो करने लगी थी। तभी बहुत देर तक ढूंढने पर उसे एक पैंट दिख जाता है, जिसे लेकर वह पहन लेती है और उसने उसी एक कुर्ती में से एक थोड़े अच्छे उसमें से एक कुर्ती निकाल लेती है, जिसे कट करके वह नीचे से उसे नीचे की ओर मोड़कर बांध लेती है। इस तरह से अब वह कुर्ती एक शार्ट शर्ट की तरह बन चुकी थी। इसे पहनकर अब उसकी जान में जान आती है। अभी उसके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वह यही कर सकती थी। फिर वह बहुत ही संकोच के साथ नीचे जाती है। इस वक्त फैमिली मेंबर्स वहाँ बैठे हुए थे। अमायरा इस वक्त बाहर जाना चाहती थी ताकि वह कुछ ड्रेस खरीद कर ले आए, क्योंकि उसे यह सभी ड्रेस बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी वह बाहर की ओर जाने लगती है, लेकिन उसके कानों में एक आवाज़ आती है, रुको अमायरा, तुम कहाँ जा रही हो। यह आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कर्कश थी, जो किसी और की नहीं बल्कि उसके दादाजी महेश रायचंद की थी। महेश रायचंद, जिनकी उम्र लगभग 70 साल की थी, अभी वह बिल्कुल ही स्वस्थ थे। हमेशा की तरह आज भी उनके चेहरे पर गुरूर था। अमायरा होती तो इतनी तेज आवाज़ सुनकर डर जाती, पर यह तो आज थी। उसे कभी मौत से भी डर नहीं लगा। उसे तो मौत का दूसरा नाम कहते थे। लोग तो उसकी आवाज़ से डरते थे, तो भला वह इनकी आवाज़ से कैसे डर सकती है। मौत के वक्त भी उसके चेहरे पर सबको मार डालने का जुनून था, तो वह भला इस हल्के से आवाज़ से कैसे डर सहम सकती है।
वह आराम से पलटकर देखती है तो पूरा परिवार उसे एक साथ अपनी आंखें बड़ी करके देख रहा था। शायद यह उसके पहनावे की वजह से था, क्योंकि वह अजीब तरीके से कपड़े पहनती थी। सब इसके खिलाफ थे, लेकिन वह कभी किसी की बातों को नहीं मानती थी और अपने मन की ही करती थी। पर आज शायद उसने कुछ अलग पहना था। वहीं दादाजी के बगल में दादी जी भी बैठी थी। दादी जी, जिनका नाम संजना राय था, इनकी उम्र दादाजी से लगभग 3 साल कम थी। वहीं अमायरा के डैड भी बैठे हुए थे, जिनकी उम्र 50 साल थी। इनका नाम संजय राय था। यह अमायरा से प्यार करते हैं, पर ज़्यादा नहीं। इसका रीज़न यह था कि वह अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार रीमा को करते थे। इसका कारण आपको स्टोरी में आगे बताएंगे। तो हाँ, हम कहाँ पहुँचे थे? हाँ, यह उसके पिता संजय राय थे। वहीं उनकी दूसरी साइड पर उनकी वाइफ किरण राय बैठी हुई थी। इनकी उम्र भी अपने पति के उम्र से 2 साल कम थी, लेकिन यह बिल्कुल अभी किसी 30 साल की यंग लेडी लगती थी। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। शायद इन्हीं को अमायरा पड़ी थी, यह कहने की बात नहीं थी। वहीं उनकी दूसरी साइड में उनके 2 बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम पूरब राय था। उसकी उम्र लगभग 26 साल की होगी। वह बिल्कुल किसी हीरो की तरह दिखता था। गोरा रंग और काले बाल, उसकी काली डार्क आंखें, उसे कोई एक नज़र देखे तो उस पर फिदा हो जाए। लड़कियां तो उसकी दीवानी थी। वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता था। उसके साइड में उसका दूसरा भाई रवि राय बैठा हुआ था। इसकी उम्र भी लगभग कुछ 24 साल की थी। यह भी दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था, पर यह पूर्व से थोड़ा कम था। यह अमायरा को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि अमायरा एक परेशान करने वाली लड़की है, जो हमेशा उसके दोस्तों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती रहती है। और इसके बाद इसका एक और छोटा भाई था, जिसकी उम्र 20 साल की थी। इसका नाम रेहान राय था। और इसके बाद अब बात आती है अमायरा की, जिसकी उम्र अभी 17-18 साल की थी। वहीं उनके साइड में उसके चाचा चाची और उनकी एक बेटी भी बैठी थी, जिसका नाम मान्यता था। यह भी अमायरा को पसंद नहीं करती थी। इसकी उम्र भी 19 साल की थी। चाचा जी का नाम मनोज राय था और उनकी चाची का नाम मिलन राय था। यह दोनों अमायरा से प्यार करते थे। यह उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते थे। वह बिल्कुल अपने बच्चे की तरह अमायरा से प्यार करते थे, जिस वजह से शायद उनकी बेटी मान्यता को बहुत नफरत होती थी। आखिर में उसके माता पिता क्यों उससे इतना ज़्यादा प्यार करते थे? वहीं मान्यता अमायरा से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि अमायरा हमेशा उसकी बेस्ट फ्रेंड रीमा को परेशान किया करती थी। उन सबको देखकर
अमायरा को सब कुछ याद आ जाता है। वह तभी अपने दादाजी की तरफ देखकर बोलती है, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। उसने बिना किसी भाव के यह बात कही थी। अमायरा अपने दादाजी के गुस्से भरे फेस को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। अमायरा की ऐसी टोन सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग एक पल के लिए तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अमायरा घर में दादाजी से कभी ऐसे बात नहीं करती थी। वह तो दादाजी से काफ़ी ज़्यादा डरती थी और आज दादाजी भी उसकी ऐसी बातों को सुनकर हैरान थे। वह ध्यान से उसके चेहरे को देख रहे थे, पर उसका चेहरा पूरी तरह से भावहीन था, जिस वजह से दादाजी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। तभी दादाजी की गुस्से भरी आवाज़ आती है, तुम्हें क्या काम है, वह भी इस टाइम पर? क्या तुम सबको हमेशा ऐसे ही परेशान करना चाहती हो? क्या ज़िंदगी भर तुम्हारा यही चलता रहेगा? उनकी तेज़ आवाज़ सुनकर अमायरा की माँ, जो कि किचन में थी, अब वह बाहर आ गई और बाहर दादाजी को अमायरा पर चिल्लाते देखकर वह डर गई और अमायरा के पास जाने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में अमायरा नीचे क्या कर रही है। उन्होंने तो उसे रूम में रहने को बोला था और उसके लिए वह उसका फेवरेट खाना भी बना रही थी। वहीं दादाजी की ऐसी आवाज़ सुनकर अमायरा की आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि वह कोई अमायरा नहीं थी, वह तो आस थी। और आज तक आस के ऊपर कभी किसी ने ऐसी नहीं बात की थी। चिल्लाना तो दूर की बात है, यहाँ दादाजी उस पर चिल्ला रहे थे, जिस वजह से उसकी आंखें सिकुड़ गई। आज तक उसके सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी और यह बुढ़ा उसे किस तरह से चिल्ला रहा है। वह कुछ कहती कि उससे पहले ही उसकी माँ जल्दी से उसके पास आ गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम जाकर आराम करो। तुम नीचे क्यों आ गई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द होगा और तुम कितनी कमज़ोर लग रही हो। मैं तुम्हारे रूम में खाना लेकर आने वाली थी। उनकी बात को सुनकर अमायरा बोली, मुझे कुछ काम है माम, इसलिए मैं बाहर जा रही थी। तभी उसका दूसरा बड़ा भाई मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम्हें भला क्या काम है? तुम्हें तो दूसरों को परेशान करने के सिवाय कुछ भी नहीं आता है। उसकी बात को सुनकर अमायरा की आंखें सिकुड़ गई। वह अपनी ठंडी आंखों से अपने उस भाई की तरफ देखने लगती है। उसे पता चल गया था कि उसका यह भाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वहीं उसकी इतनी कोल्ड नज़रों को देखकर एक पल के लिए उसके भाई को डर लगने लगता है। तभी दादाजी बोले, किरण तुम हमेशा उसे बचा लेती हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यह लड़की कितनी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई है? जब आप जानते हैं कि मैं बदतमीज़ हूँ तो फिर आप मुझसे तमीज़ सीखने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वहाँ अमायरा की ठंडी आवाज़ गूंज जाती है। अमायरा यह बहुत ही ठंडे भाव से कह रहे थे। उसकी बात को सुनकर और उसकी इतनी ठंडी आवाज़ को सुनकर सब हैरान हो गए। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अमायरा इस तरह से दादाजी को बोल देगी। दादाजी की बात पलटने की तो अभी तक उनके बच्चों में भी हिम्मत नहीं थी। फिर अमायरा एकाएक कैसे ऐसे दादाजी से बोल सकती है? दादाजी तो गुस्से से तिलमिला उठे। देख लिया अपने प्यार का नतीजा, यह लड़की अब मुझसे किस तरह से जवान लड़ा रही है। उनकी बातों को सुनकर उनकी पास में बैठी उनकी पत्नी शांत भाव से बोली, मुझे लगता है यह हॉस्पिटल में ही ठीक थी, यहाँ आकर यह और भी ज़्यादा बदतमीज हो गई है। उनकी बात को सुनकर किरण जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी पूरब बोला, बस अब आप सब कुछ मत बोलिए दादी माँ, वह भी इस घर की ही बेटी है। आप सब बार बार उसे कुछ ना कुछ बोलते हैं, जिस वजह से वह और भी ज़्यादा गुस्सैल होती जा रही है। आप थोड़े गुस्से और नाराज़गी से
वह अपने दादी से बोल रहा था। तभी उसकी बातों को सुनकर उसका दूसरा भाई बोलता है कि भाई आप इसकी साइड लेना बंद कीजिए। आपको पता भी है यह कॉलेज में क्या क्या करती है। यह तो बस कॉलेज देव को फंसाने के लिए जाती है और उसके पीछे पड़ी रहती है, उसे हमेशा परेशान करती है। यह लड़की हाथ धोकर देव के पीछे पड़ी रहती है, जबकि देव उसे जरा सा भी पसंद नहीं करता। वह तो रीमा को पसंद करता है और इस लड़की ने कितनी बार रीमा को हर्ट भी किया है। आपको नहीं पता, यह हर बार उसे हर्ट करती है, जिसकी वजह से उसे कभी ज़्यादा चोट भी लग जाती है। और तो और इसने एक बार तो उसे स्विमिंग पूल पर भी धक्का मारने की कोशिश की थी और एक बार वह खाई में गिरते गिरते भी बची थी। इस लड़की की वजह से हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। कोई इसे वहाँ पसंद नहीं करता है। और अभी भी आपको इस घटिया लड़की की पड़ी है। और मॉम तो इस लड़की की बातों में आकर देव के साथ इसकी शादी करने की भी जिद करने लगी हैं। आपको लगता है क्या देव इस लड़की को भी कभी भी पसंद करेगा? उसके पास 1% भी अकल नहीं है। वह यह सब बहुत ही गुस्से के साथ बोल रहा था। तभी वहाँ गुस्से से पूरब की आवाज़ गूंजती है और वह बोलता है कि चुप रहो। क्या तुम अपनी बहन के खिलाफ क्या क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ भी समझ आ रहा है? पूरब रवि पर गुस्सा करते हुए जोर से चिल्लाकर उसे चुप कराता है। और फिर पूरब बोलता है कि यार तुम बार बार लड़की लड़की क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि यह तुम्हारी अपनी खुद की सगी बहन है? इस समय पूरब बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वहीं पूरब के गुस्से को देखकर अमायरा और अमायरा के पक्ष में उसे बोलता देखकर रवि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आखिर में उसका भाई क्यों नहीं इस घटिया लड़की को समझ रहा है? यह सच में बहुत ही ज़्यादा घटिया है। इस समय उसके मन में यही चल रहा था। और इस समय उसे अमायरा को देखकर नफरत हो रही थी, क्योंकि पूरब पहले उससे बहुत प्यार करता था, पर जब से अमायरा हॉस्पिटल से आई थी तब से ही पूरब बदल गया था और वह हमेशा ही रवि को डांटता रहता था। वहीं मान्यता तो यह सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वह अमायरा से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। उसे गुस्सा आता था जब उसके मॉम डैड इस लड़की से प्यार करते थे, जबकि यह लड़की उसके लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसे समझ नहीं आता था कि उसके माँ बाप की आंखें नहीं है क्या, जो वह इसकी सच्चाई को नहीं देख पाते थे। पर कौन समझाए, वह लोग तो इसे दिल से प्यार करते थे। यही कारण था कि उन्हें कभी भी अमायरा के अंदर गलती नज़र नहीं आती थी। वह उसे सच्चे दिल से प्यार करते थे। तभी रवि की आवाज़ आती है, भाई आप इस लड़की के लिए मुझे कैसे डांट रहे हैं? रवि ने भी गुस्से में यह बात कही थी। वहीं उन दोनों को गुस्से में एक दूसरे से बात करते देख दादाजी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। दादी माँ गुस्से से बोली, बहू तुमने देख लिया अपनी इस बेटी का, जिसकी वजह से आज उसके दोनों भाई अपने में ही लड़ रहे हैं। तुम ही जिद कर रही थी ना इस लड़की को देव के साथ शादी करवाने की, लेकिन देखो इस लड़की की वजह से तुम्हारे दोनों बेटे कैसे आपस में ही सर फोड़ने को तैयार हैं। वहीं अमायरा के डैड जो अब तक चुपचाप बैठे थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। घर में सबको पता था कि उसके डैड अमायरा को पसंद नहीं करते थे। वह उससे ज़्यादा उसकी बहन रीमा को पसंद करते थे। और यह क्यों है आप सबको आगे कहानी में पता चलेगा। वैसे हम बता दें, रीमा उनकी अपनी कोई सगी बेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा उसे प्यार करते थे। वहीं अमायरा को तो अब बहुत ज़्यादा चिढ़ मच रही थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इन सब पर। आज तक उसने कभी भी इतना इरिटेट करने वाला माहौल नहीं देखा था। उसे किसी की खुशी होने से, गुस्सा होने से, दुखी होने से किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
वह उसकी पिछली जिंदगी की आदत थी। अमायरा वहाँ से मुड़ी और बिना किसी को देखे और बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर जाने लगी। उसे अब यह फनी शो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी यह घटिया लोग हैं। यह सब उसके लोग उसके अपने नहीं थे और ना ही उनके लिए अमायरा के मन में थोड़ा सा भी फीलिंग्स डेवलप हो रहा था। उसे जाते देखकर दादाजी का गुस्सा फूट पड़ा। तुम बदतमीज लड़की, तुम बदतमीज लड़की, तुम हमारे मना करने के बाद भी हमें इग्नोर करके बाहर जा रही हो। यही संस्कार सीखा है तुमने, अपने बड़ों की बातों को ऐसे इग्नोर करना। आप इतना चीख क्यों रहे हैं बूढ़े आदमी? तभी अमायरा की ठंडी आवाज़ वहाँ फिर से गूंजती है। कहीं आपको इतना ज़्यादा गुस्सा करते आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। वैसे भी आप इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं और आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गई हैं। कहीं इतने ज़ोर से चीखने से यह टूटकर बिखर न जाएं। अमायरा ने बिना भाव से कहा और बाहर की तरफ जाते हुए बोली, अब आप सब अपना चीखना चिल्लाना कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों में। आप जैसे घटिया लोग मेरे यहाँ रुकने के काबिल नहीं हैं। इतना बोलते हुए वह वहाँ से बाहर चली गई। वहीं सभी साथ में उस ओर देख रहे थे जिस ओर से अमायरा गई थी। अमायरा की ऐसी बातें सुनकर उन सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आज से पहले उन्होंने कभी भी इतना अपमान महसूस नहीं किया था और अमायरा ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया था। वह चुपचाप उन सबकी बातें सुनती थी। पर आज अमायरा को क्या हो गया था? वह बिल्कुल अलग लग रही थी। दादाजी का चेहरा तो शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। वहीं कोई और था जिसे इस तरह अमायरा को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भागकर वह अमायरा के पीछे पीछे बाहर चला जाता है, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी और अगर वह अंदर बैठकर हंसा तो शायद आज उसकी सामत ही आने वाली थी। सब उसे पीटते, इतना पीटते जब तक कि वह बेहोश न हो जाता, क्योंकि वह घर में हमेशा सबसे अलग थलग रहता था। वह बिल्कुल ही अलबेला मस्तमौजी टाइप का इंसान था और यह कोई नहीं बल्कि अमायरा के तीसरे नंबर का भाई था, जो कि अमायरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अमायरा ने कभी उसके प्यार को नहीं समझा था। तभी जब वह बाहर चला गया तभी मान्यता बहुत ही गुस्से के साथ बोलती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई दादाजी से इस लिहाजे में बात करने की और दादाजी को बूढ़ा कहने की। हम सबको तो वह जो कहना चाहती थी वह कहती थी, हमारे साथ जैसा करना चाहती थी वह करती थी, लेकिन देखो तो इस घटिया लड़की को, आज इसने दादाजी के साथ भी कितनी ज़्यादा बदतमीजी के साथ बिहेव किया है। तभी उसकी बातों को सुनकर रवि बोलता है, आप सबने आज तक उसका असली चेहरा नहीं देखा था, लेकिन आज आप लोगों ने देख लिया। वह हमेशा अच्छाई का दिखावा करती थी और उस पीठ पीछे हमेशा घटिया हरकतें करती थी। उसकी बातों को सुनकर वहाँ सब लोग उसे देखने लगते हैं। तभी वह बोलता है, दादाजी चाहे कुछ भी हो जाए, आप बिल्कुल भी देव के दादाजी से उसके एंगेजमेंट की बात नहीं करेंगे। इतना कहकर वह भी गुस्से से वहाँ चला गया, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी शादी देव के साथ हो। वह देव का क्लासमेट और एक अच्छा दोस्त था। बचपन से वह लोग एक साथ ही पले बड़े थे, इसलिए उनके अंदर दोस्ती वाला कीड़ा बहुत ही ज़्यादा उछाल मार रहा था। वहीं जल्दी से बाहर निकलकर अमायरा को ढूंढने लगा। उसे अमायरा कहीं भी नहीं दिख रही थी। तभी उसे अचानक से अमायरा दिख जाती है, जो कि एक गाड़ी लेकर
उसी की ओर आ रही थी। हाँ, वह इस वक्त पार्किंग में गई थी। वहां से वह अपनी गाड़ी निकालकर इस ओर आ रही थी। वह जल्दी से गाड़ी के सामने जाकर अपना हाथ फैला देता है, जिस वजह से हमारा एकाएक जोर से ब्रेक लगाती है। वह उसे देखने लगती है। उसे इस वक्त इस लड़के पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इतना ज़्यादा इरिटेटिव तो पिछली ज़िंदगी में उसके साथ कोई नहीं था, फिर आज इस ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। वह गुस्से से अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसके तरफ देखती है। तभी वह मुस्कुराते हुए बोलता है, हे, तुम कहाँ जा रही हो छोटी बच्ची? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वहीं उसे इस तरह छोटी बच्ची कहता हुआ सुनकर अमारा की आंखें बड़ी हो जाती है। वह उसे घूर कर देखती है। क्या उसे नहीं पता वह उम्र में उससे कितनी ज़्यादा बड़ी है? लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह इस वक्त अमारा के शरीर में है। शायद इस वजह से वह उसे छोटी बच्ची कह रहा है। वैसे उसे उससे इस लड़के से कोई निगेटिव वाइब नहीं आ रही थी। तभी वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब इस लड़के की सारी यादों को अपनी बंद आंखों के पीछे देखने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि यह लड़का उसका बहुत ही ज़्यादा परवाह करता था, पर कभी वह इससे जताता नहीं था। वह इसके लिए अपने पॉकेट मनी से मिले पूरे पैसे को इसके ऊपर ही खर्च कर देता था, पर कभी जताता नहीं था। वहीं अमायरा बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं करती थी और हमेशा इसे इग्नोर किया करती थी। जैसे ही उसने यह सब देखा तो उसे एक अजीब सी तकलीफ हुई। शायद यह इस लड़के के लिए थी, क्योंकि यह इसका भाई था। भले ही वह अमायरा के शरीर में थी, लेकिन वह हर तकलीफ और दर्द को महसूस कर सकती थी। फिर वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वहीं सामने खड़ा रवि यह सब देख रहा था। उसे लगा कि शायद वह इससे नाराज हो रही है और हर बार की तरह वह इस बार भी उसे डांट कर भगा देगी। तभी उसकी आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ती है कि ठीक है, आइए, मैं जहाँ जा रही हूँ आप भी चलिए। इतना बोलकर वह गाड़ी उसके सामने लाकर खड़ी कर देती है। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। आज पहली बार उसकी बहन ने उसे अपने साथ चलने को कहा था। वह जल्दी से खुशी खुशी दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। उसे डर था कहीं उसकी बहन उसे छोड़कर अकेले ही ना भाग जाए। हर बार की तरह वह अकेला ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह आराम से उसके साथ बैठ जाता है और फिर गाड़ी आगे बढ़ जाती है। कभी अमायरा मन में सोचती थी कि सच में अमायरा तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। यह भाई तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता था, जो अपने पास एक भी पैसा नहीं बचाकर सारे पैसों से तुम्हें गिफ्ट खरीद कर लाता था और तुम उसे उसके मुंह पर ही फेंक देती थी। उसे कितनी तकलीफ होती थी। वह मन में सोचती है, क्या उसे उसके भाई के लिए कुछ लेना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि इतने सालों तक तो वह उसे सब कुछ देता आया था। यह भाई ही तो था जो उसकी इतनी केयर करता था, वरना सब तो उससे नफरत ही करते हैं। यह सब सोच रही थी और वह अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रही थी। वह फिर से सोचती है कि अमायरा सच में तुम बहुत ही पागल हो। तुमने उसे खुद से दूर करना चाहा, जो सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता था, और उनके पास जाना चाहा जो तुमसे नफरत करते थे। यह गलती तो मैंने खुद भी की थी। मैंने भी गलत लोगों पर विश्वास किया था, पर अगर मेरे पास पिछले जन्म में रवि जैसा कोई भाई होता तो मैं उसे कभी भी खुद से दूर नहीं करती। यह सोचकर उसकी आंखें नर्म पड़ जाती है। उसने गहरी सांस ली। वहीं अमायरा को कुछ न बोलता देख कर वह सोचता है कि शायद उसके साथ बैठ जाने की वजह से उसे बात करना पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वह इतनी शांत है। यह सोचते हुए रवि का चेहरा मायूस पड़ जाता है और वह शांत से अपनी जगह पर ही बैठा रहता है। वहीं अंदर अमायरा का बिहेवियर देखकर उसे लगा था कि शायद अब वह बदल गई है। शायद अब यह उसके साथ अच्छे से बात कर पाएगा, लेकिन वह खुशी खुशी यह सब सोच रहा था। लेकिन कितना पागल था, पर लगता है कि अमायरा को उसके साथ कहीं नहीं जाना है।
इसी वजह से वह उससे कोई बातें नहीं कर रही है। वह बिल्कुल उदास होकर बैठा था। लेकिन तभी ही अचानक से उसके दिमाग में खटकता है, यह क्या, इस समय अमायरा ड्राइविंग कर रही है, क्या उसे ड्राइविंग आती है। वह बहुत ही ज्यादा हैरान होकर अब अमायरा की ओर देखने लगता है। वहीं उसे इस तरह अपनी ओर देखते हुए अमायरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम इसे मुझे इस तरह से कैसे देख रहे हो। वहीं उसे इस तरह से बोलता देखकर रवि हड़बड़ा जाता है और वह शांति से आगे की ओर देखने लगता है। फिर वह थोड़ी हैरानी के साथ बोलता है, अमायरा क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है। तुमने कब ड्राइविंग सीखी और किससे सीखी। यह सवाल जरूर ही बहुत ज़्यादा उसके लिए आश्चर्य भरा था, लेकिन अमायरा के लिए कोई आश्चर्य भरा नहीं था। वह कैसे ड्राइविंग नहीं जानती, वह तो एक रेसर थी जो दुनिया में टॉप लेवल की थी, तो भला उसे ड्राइविंग कैसे नहीं आएगी। लेकिन जब वह देखती है कि अब भी उसका भाई उसकी ओर नजरें गड़ाए देख रहा है, उसे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था। उसकी आदत नहीं थी कि वह किसी के भी सवालों का जवाब दे, पर वह जब तक इस लड़के को जवाब नहीं देगी वह इसी तरह उसे घूरता रहेगा। तो वह बोलती है कि हाँ, मुझे ड्राइविंग आती है और मैंने इसे पहले ही सीख लिया था, जिस बारे में तुम सबको कुछ नहीं पता है। और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। वहीं रवि तो हैरानी से बस सिर हिला रहा था। वह बचपन से अमायरा को प्यार करता था और उसे प्यार से आरा बुलाता था, पर अमायरा हमेशा ही इस नाम से चिढ़ जाती थी और यह नाम बोलने से मना करती थी। पर आज उसने उसे कुछ नहीं कहा, जिस वजह से उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। शायद उसकी बहन बदल रही है। तभी अचानक से अमायरा ने कार को रोका, जिस वजह से तेज धक्का लगा और एक पल के लिए तो उसे लगा कि उसका सर डैशबोर्ड से टकरा ही जाएगा, लेकिन सीट बेल्ट लगाने की वजह से वह बच गया। वह आश्चर्य से अमायरा की ओर देखने लगा। वहीं अमायरा उसे इस तरह देखता हुआ देखकर बोलती है कि अब क्या हुआ, अब तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। तभी वह बोलता है कि तुम इतनी अच्छी ड्राइविंग कर सकती हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि वह पूरे रास्ते बस यही नोटिस करते आ रहा था कि अमायरा कितनी अच्छी ड्राइविंग कर रही है और कितना फास्ट वह चला रही थी। फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अभी अभी नई नई ड्राइविंग सीखी हो। अमायरा को बचपन में ही सबने मिलकर हॉस्टल में डाल दिया था। उससे मिलने के लिए भी सिर्फ उसका भाई रवि ही जाता था, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि अमायरा को ड्राइविंग नहीं आती थी। लेकिन वह अब अमायरा से कुछ नहीं पूछ सकता था कि अगर उसकी कहीं बहन चिढ़ गई उसकी बातों से तो वह कहीं उसे धक्का मारकर यहाँ से बाहर न निकाल दे। बाकी घर वाले कोई भी कभी उससे मिलने नहीं जाते थे और दादाजी, दादी जी और माँ और पिताजी उसे सबसे ज़्यादा नापसंद करते थे। बस एक उसका बड़ा भाई ही था जो कभी कभी उससे मिलने यहाँ चला जाता था, और वह भी सिर्फ रक्षाबंधन पर, क्योंकि वह बिजनेस की वजह से हमेशा ही इंडिया से बाहर रहता था। लेकिन जब भी वह यहाँ आता था तो अमायरा से मिलने ज़रूर जाता था। लेकिन उसने अपने कुछ बॉडीगार्ड अमायरा की सुरक्षा के लिए लगा रखे थे, क्योंकि वह सच में अपनी बहन से प्यार करता था। वहीं रवि जब भी उसे समय मिलता था तो वह अमायरा से मिलने चला जाता था, और उसने कई बार उसे कहा भी था कि वह ड्राइविंग सीख ले, जिससे उसे कहीं आने जाने में आगे परेशानी ना हो, पर वह उसे हमेशा मना कर देती थी। लेकिन अब उसकी ड्राइविंग स्किल को देखकर उसे समझ आ रहा था कि शायद उसे यह सब अच्छे से आता था, इसीलिए वह उसे
मना करती थी। वहीं रवि बीच बीच में उसकी स्किल को नोटिस करके यह तो समझ चुका था कि वह एक बहुत ही अच्छी ड्राइवर थी, क्योंकि उसने बहुत ही सॉफ्टली गाड़ी को ड्राइव कर यहाँ तक पहुँचाया था। वहीं अमायरा चुप थी। फिर वह बोलती है, यहाँ क्या कोई ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग कुछ पैसे कमा सकते हैं? उसकी बातों को सुनकर रवि बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं समझ नहीं सका। तो वह बोलती है कि क्या कुछ ऐसा है जैसे गेम टाइप का, जिसे खेल कर हम लोग कुछ पैसे कमा ले, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मुझे कुछ अपने लिए शॉपिंग करनी है। यह सुनकर रवि बोलता है कि तुम फिक्र क्यों करती हो, चलो मैं तुम्हें अपने पैसों से शॉपिंग करवा देता हूँ। तो वह बोलती है कि नहीं, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और अब मैं तुम्हारे पैसे को खर्च नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं जो पूछ रही हूँ तुम वह बोलो। तो वह घबराते हुए बोलता है कि बच्चा, यह सब बहुत खतरनाक है, तुम अभी बच्ची हो, तुम यह सब कैसे कर सकती हो और तुम हार जाओगी, तुम्हारे पास जो भी पैसे होंगे वह खत्म हो जाएंगे। पर हमारा उसकी बातों को नहीं मानती और वह बोलती है कि हम कम पैसों को लगाकर भी गेम खेल सकते हैं। तो रवि जान लेता है कि उसकी बहन की जिद के आगे उसे झुकना पड़ेगा और अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। वह फिर से अपनी बहन को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वह बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें वहां जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन वहां जाना बहुत ही खतरनाक होगा। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वह सभी जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, खास करके लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात को सुनकर अमायरा ने उसे घूर कर देखा तो वह डर गया और बोला, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? हाँ, ऐसा यहाँ क्लबों में होता है, पर मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि वह दोनों लोग तो मॉल के बाहर खड़े हैं। दोनों अब बाहर आ गए और मॉल के अंदर चले गए। वहीं रवि ने समायरा का हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसकी छोटी बहन कहीं खो ना जाए। वहीं उसे इस तरह हाथ पकड़ता देखकर वह अपनी आंखें घूर कर उसे देखती है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसकी आंखों को इग्नोर करते उसका हाथ पकड़े हुए था। वह इस वक्त बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव बड़े भाई की अवतार में आ गया था। भले ही वह सिर्फ उसे 1-2 साल बड़ा हो, लेकिन वह उसका बड़ा भाई था और उसे प्रोटेक्ट करना उसका फर्ज था। वहीं अमायरा ने कुछ नहीं कहा और उसके साथ चलने लगी। उसे भी अब तक यह पता चल गया कि उसका भाई उसकी बात बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है। वह एक जिद्दी नेचर का लड़का है, आखिर में उसका भाई ही तो है। दोनों एक शॉप के अंदर चले गए। वहां खड़े लड़कियों की नज़र सिर्फ रवि पर ही ठहर गई, क्योंकि वह बहुत ही हैंडसम था। कुछ लड़कियां जलन से अमायरा को देख रही थी, वहीं लड़के तो अमायरा की खूबसूरती को निहार रहे थे। अमायरा थी ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि कोई भी उसे एक बार देखे तो अपनी नज़रें हटाना मुश्किल हो जाए और उसके प्यार में पड़ जाए। पहले तो रीमा के जैसे बनने के चक्कर में वह ऐसे मेकअप कर लेती थी जिससे वह पूरी तरह से भूतनी लगती थी और इस वजह से उसकी असली खूबसूरती छुप जाती थी। पर आज उसने ऐसा कुछ भी मेकअप नहीं किया था, वह बिल्कुल ही सादे लुक में थी, फिर भी वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। सबको अपनी बहन की तरफ देखता पाकर रवि को गुस्सा आने लगा। वह सबको घूरते हुए अमायरा का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ चले गया। अमायरा अपने लिए कपड़े देख रही थी। वह सभी ब्लैक और ग्रे आउटफिट को ही उठा रही थी। वहीं रवि तो उसे हैरानी से देख रहा था, क्योंकि यह उसका फेवरेट कलर था। पर अमायरा ने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि अमायरा तो ज़्यादातर पिंक कलर के ही कपड़े पहनती थी। ब्लैक तो वह कभी भी नहीं पहनती थी।
लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन इस तरह डार्क कलर के कपड़े क्यों ले रही है। क्या उसे अब पिंक कलर के कपड़े नहीं चाहिए? उसे तो ब्लैक कलर पसंद नहीं है ना। पहले एक बार रवि ने उसके लिए एक ब्लैक कलर का ड्रेस गिफ्ट किया था, जिस वजह से अमायरा चिढ़ गई थी और उसने उसे रिटर्न कर दिया था, यह कहकर कि उसे यह कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब से वह घर से आई है तब से वह सिर्फ रेड और पिंक कलर के कपड़े ही पहनती थी, पर उसे ब्लैक कलर के कपड़े लेते हुए देखकर रवि को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। क्या सच में उसकी बहन बदल रही है? क्योंकि उसे भी ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद था। अब तो वह खुश था कि अमायरा भी उसकी पसंद के कलर के ही कपड़े पहनेगी। अब वह लोग सही में भाई बहन लगेंगे। वह भी अमायरा के लिए ब्लैक और ब्राउन और वाइट कलर के कपड़े चूज करने लगा। जब अमायरा कपड़े सेलेक्ट करके पीछे मुड़ी तो वह हैरान हो गई, क्योंकि उसका भाई अपने हाथ में इस वक्त इतना ज़्यादा ड्रेस लिए हुए था कि लग रहा था कि वह उसने पूरे शॉप को ही खरीद लिया है। शायद उसे ले जाने के लिए और 2 लोगों की ज़रूरत पड़ जाएगी। वहीं रवि अभी भी चारों तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कहीं कुछ और भी छूट तो नहीं गया है, कुछ अच्छा जो उसकी बहन के लिए मिल जाए। वहीं अमायरा ने इन ड्रेस को देखा जो ट्रॉली में थे और कुछ उसके भाई के हाथ में। वह सभी ड्रेस ब्लैक, ब्राउन, वाइट और कुछ डार्क कलर के ही थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस शॉप के सभी ब्लैक ड्रेस को अमायरा ने उठा लिया है। अमायरा उसके पास चली गई और आंखें छोटी करके बोली, यह सब इतनी सारी ड्रेस किसके लिए लिया है तुमने? यह सब तुम्हारे लिए है मेरी प्यारी बहन, इतना भला मैं किसके लिए लूँगा? यह सब बहुत ही फनी तरीके से रवि अपना मुंह बनाते हुए अमायरा से बोल रहा था। वहीं अमायरा उसे इस तरह देखकर एकदम आश्चर्य में थी। उसका भाई आखिर में क्या है? तभी वह बोली, चलो हम दूसरी शॉप पर चलते हैं, वहाँ भी डिफरेंट डिजाइन की इस कलर की ड्रेस होगी, हम वहाँ से और ड्रेस लेंगे, यहाँ अब कोई अच्छा ड्रेस नहीं है। इतना कहकर वह लोग दूसरी तरफ जाने लगे, क्योंकि उसे इस वक्त इस सभी ड्रेस से अपना पीछा छुड़ाना था जो उसके भाई ने मुफ्त में ही उसके गले बांध दिया था। तभी वह बोलता है कि अरे रुको रुको, हम इन ड्रेस को ले लेते हैं। लेकिन अमायरा उसे बोलती है कि नहीं, मुझे इतने ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे कोई ड्रेस की दुकान नहीं खोलनी है, तुम सभी ड्रेस को चुपचाप वापस रखो। अमायरा ने दांत पीसते हुए यह गुस्से में बोला था, पर इस बात से उसके भाई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह अमायरा की तरफ देखकर अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, ठीक है, हम दूसरे शॉप पर चलते हैं, पर यह सभी ड्रेस तो मैं लेकर रहूँगा तुम्हारे लिए। अमायरा ने अब और उसके साथ बहस नहीं किया। वह अपनी आंखों के इशारे से काउंटर की ओर देखकर मना कर देती है। वहीं वह काउंटर पर खड़े व्यक्ति को देखकर बोलता है कि यह सारे ड्रेस पैक कर दो। वह भी सर झुकाकर बोलता है कि यस सर, हम पैक कर रहे हैं। इतना बोलकर वह लोग उस ड्रेस को लेकर वहां से चले जाते हैं। वह जानती थी कि इस लड़के को मना करना लगभग नामुमकिन है। यह सब उसकी वह दोनों लाइफ को सोचते हुए दिमाग में सोच रही थी, इसलिए उसे लगा कि वह काउंटर पर खड़े व्यक्ति को ही इसके लिए मना कर देगी, और उसने ऐसा ही किया। अब वह दोनों लोग बिलिंग काउंटर के पास चले गए। ड्रेस की पेमेंट करने के बाद रवि उस लोगों को बैग लेकर नीचे आने को बोल दिया और अमायरा के साथ शॉप से बाहर निकल गया। वह कई बार इस मॉल में आ जाया करता था। अब उसे जानते थे सभी लोग यहाँ पर, क्योंकि यह मॉल हमेशा राय फैमिली और सिंह फैमिली के अंडर में ही आता था। दोनों यहाँ पार्टनर्स थे। वहीं रवि अमायरा का हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ जाने वाला था। कुछ लोग उनके सामने आ गए। उन लोगों को देखकर
अमायरा की आंखें छोटी हो गई। वहीं रवि के फेस पर कोई भाव नहीं था। वहीं सामने दो लड़के और तीन लड़कियां खड़ी थीं। एक लड़का तभी आगे आकर बोला, अरे रवि, तुम इस पागल लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे इस तरह हमेशा से इस लड़की के आगे पीछे घूमने से सब तुम्हें भी बददिमाग और पागल कहेंगे? इतना कहकर वह लड़का जोर जोर से हंसने लगा और उसकी बात को सुनकर उसके पास खड़े लड़के और वह तीनों लड़कियां भी जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें ऐसे हंसते देखकर समायरा को वह किसी जोकर से कम नहीं लग रहे थे, पर रवि को तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह उस लड़के को देखकर बोलता है, इससे तुम्हें क्या मतलब है? मैं अपनी बहन के साथ घूमूं या लोग मुझे कुछ भी कहे, तुम खुद को देखो। तुम्हारा शक्ल किसी गंदी नाली में पड़े सुअर की तरह लग रहा है। तुम घर से बाहर ही क्यों निकलते हो? क्यों नहीं तुम किसी कूड़ेदान में जाकर वहां मुंह मारो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि लोग तुम्हें कैसे गंदे नजरिए से देखते हैं? वहीं रवि की बात को सुनकर सामने खड़ा लड़का, जो और कोई नहीं अर्णव था, उसका मुंह गुस्से से काला पड़ जाता है। वह गुस्से से कुछ बोलता उससे पहले ही पास खड़े लड़के ने उसे पीछे खींच लिया और वह रवि की तरफ देखते हुए और फिर अमायरा की तरफ देखते हुए बोला, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी तुम्हारे हाथ पैर नहीं टूटे और यह कितनी बदकिस्मती की बात है कि तुम अभी भी जिंदा हमारे सामने खड़ी हो। फिर वह अमायरा की तरफ उंगली दिखाकर बोला, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आगे से कभी भी मेरे भाई के पीछे मत पड़ना और मेरी होने वाली भाभी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं दिखेगा। तभी अमायरा को याद आया कि यह लड़का देव सिन्हा का छोटा भाई है। इसका नाम रोमी सिन्हा है और उसके पास खड़ा लड़का वह देव का दोस्त अर्णव है। और यह लड़कियां जो उसके सामने खड़ी थी वह उनकी दोस्त थी, जिसमें से और एक देव सिन्हा की बहन आशी सिन्हा है। बाकी दो उसकी दोस्त मोनी सोनी हैं, जो हमेशा उसके साथ पूंछ की तरह लगी रहती हैं। वहीं आज पांचों अमायरा को उसके बिना मेकअप के लुक के देख रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल और खूबसूरत था। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि एक बार उन्हें भी अपनी नज़रें उस पर से हटाने में दिक्कत हो रही थी। वह हद से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए आशी और मोनी सोनी को उसकी खूबसूरती देखकर इस वक्त बहुत ज़्यादा जलन अंदर से महसूस हो रही थी। पहले तो वह हॉस्टल में रहती थी, फिर जब आई तब वह रीमा को कॉपी करने के चक्कर में खुद की पर्सनालिटी को भूल गई थी और मेकअप करके वह उसमें एकदम भूत की तरह दिखाई देती थी। इसलिए कभी किसी ने उसकी असली खूबसूरती को नहीं देखा था, सिर्फ अमायरा की घर वालों को छोड़कर। वहीं वह दोनों लड़के भी एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो गए थे। तभी अचानक से आशी और गुस्से और जलन से बोली, भाई, आप लोगों को लगता है कि यह घटिया लड़की कभी भी देव भाई का पीछा छोड़ने वाली है? यह लड़की तो एक नंबर की बेशरम और निहायत ही घटिया है, जो हमारे भाई का पीछे पड़ी है और हमारी मासूम दोस्त को हमेशा परेशान करती रहती है।
इसे यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि देव भाई इसे नहीं बल्कि रीमा से प्यार करते हैं। देव भाई इसकी तरफ देखते भी नहीं हैं, फिर भी यह बेशरम की तरफ उनके पीछे पड़ी रहती है। इसलिए तो आपने ही इसे वार्न किया था। और यह घटिया लड़की देखो कैसे उसे मारना चाहती थी और खुद ही उसकी जगह पर आकर मरने लगी। इतना कहकर वह हंसने लगती है और उसकी बातों को सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं उसकी इस तरह की बातों को सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में उबलते हुए सोनी के आगे जाकर बोला, वैसे यह लड़की अब भी देखो कितनी बेशरम की तरह खड़ी है, कोई और होता तो डूबकर मर जाता। सही कहा। और तो यह हमेशा दूसरों को बुली करती रहती है। इतना बोलकर वह उसकी तरफ नफरत से देखने लगता है। यह कितनी चुड़ैल लग रही है। वहीं वह गुस्से से रवि की तरफ देखने लगती है। वहीं उन सबकी बातों को सुनकर अमायरा की आंखें तो पूरी तरह से बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। वह गुस्से से बोली, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? उसे इस तरह गुस्सा करता देखकर रवि भी गुस्से से बोला, तुम घटिया लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें बोलने की? इतना कहकर वह जैसे ही आगे बढ़ा तो मायरा ने उसे रोक दिया और बोली, क्या तुम अपने हाथ और मुंह दोनों गंदा करना चाहते हो? कुत्ते भौंकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उनकी तरह बन जाएं। फिर उन पांचों की तरफ देखकर बोली, वैसे यह घटिया देव कौन है जिसके पीछे मैं पड़ी रहूंगी? क्या उसकी इतनी औकात भी है कि मैं उसे मुड़कर देखूं? तुमसे तो अगर मैं कहूं तो तुम तो उससे भी ज्यादा घटिया कुत्ते और सुअर और नीच हो, जो कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई तुमसे अलग होगा? फिर जब वह इतना घटिया और कुत्ता है तो फिर मैं उसे पास कैसे जा सकती हूँ? फिर वह अपनी पर्स से कुछ पैसे निकालकर उनके मुंह पर फेंक देती है और बोली, अगर पैसा नहीं है तो इन पैसों को लो और प्लास्टिक सर्जरी करा लो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा घटिया है और तुम मुझे बिल्कुल किसी भिखारी की तरह लग रहे हो, जो सामने आगे से छेक कर पैसा मांगता है और भीख मांगता है और बोलता है कि बाबा कुछ खाने को दे दो, मैं 10 दिन से भूखा हूँ। मुझे भी लग रहा है कि तुम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हो। इतना कहकर वह अपने भाई के साथ जाने लगी। वहीं वहाँ खड़े सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे, क्योंकि आज तक उन लोगों ने उसे कभी भी इतना बोलते नहीं देखा था। खास करके जो लोग देव के करीबी थे उनके साथ तो अमायरा कभी भी बुरा बिहेवियर नहीं करती थी। और वहीं उसके भाई को उसके लिए स्टैंड लेता देखकर वह हमेशा अपने भाई को चुप करा देती थी और उसे मना करती थी, क्योंकि उसे डर था कहीं उसकी भाई की हरकतों से देव उससे नाराज हो जाएगा तो वह उससे प्यार नहीं करेगा। पर आज अमायरा की मुंह से उन सब के लिए इतनी बेइज्जती सुनकर उसका भाई तो बहुत ज़्यादा खुश था और अपना दांत फाड़कर हंस रहा था। वहीं बाकी के लोग तो अमायरा को एकदम हैरानी से देख रहे थे। वह उसके इस तरह के बिहेवियर से परेशान थे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि अमायरा ने उनकी इतनी बेइज्जती की थी। वह उनके मुंह पर किसी करारे थप्पड़ से कम नहीं था। पहले जब भी वह
अमायरा को भला बुरा सुनाते थे और बेइज्जत करते थे, परेशान करते थे। वह चुपचाप सुन लेती थी क्योंकि वह देव के करीबी थे। अगर वह परेशान होंगे तो देव भी परेशान होगा। लेकिन क्या अमायरा इतने दिनों तक बेवकूफ़ पागल होने का नाटक कर रही थी। उसकी आज की बात सुनकर तो लग रहा था कि वह अपनी बातों से ही किसी की जान निकाल सकती है। वहीं रवि हंसते हुए बोला, तुम लोगों की औकात नहीं है मेरी बहन के सामने भी खड़े होने की। वैसे सच में मैं इन पैसों की तुम सबको देने वाला था, भिखारी कहीं के, लेकिन यह काम मेरी बहन ने कर दिया। और वह मुड़कर अपनी बहन को लेकर वहां से जाने लगा। तभी उन लोगों को होश आया और वह गुस्से में फटने लगे थे। आज तक उनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कभी किसी ने नहीं की थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इतनी बेइज्जती करने की। इतना कहकर आसी गुस्से में समाया को थप्पड़ मारने वाली थी। अमायरा ने उसके हाथ को पकड़कर मोड़ दिया और एक जोरदार थप्पड़ आसी के गाल पर जड़ दिया और बोला, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पास आने की। उसके ऐसी हरकत को देखकर वहां खड़े सभी की आंखें हैरानी से फटी हुई थी। वहीं आसी के गाल तो पूरी तरह से लाल पड़ चुके थे। पांचों उंगलियां उसके गाल पर उपड़ गई थी और उसे तेज दर्द हो रहा था। अमायरा ने उसे इतनी तेज थप्पड़ जो मारा था, भले ही वह अमायरा के शरीर में थी, पर थी तो वह डेविल ही। वह भला कैसे ऐसे आसी को आराम से जाने देती। वहीं आसी हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखे अमायरा को देख रही थी। बाकी सभी शौक से अमायरा को देख रहे थे। तभी सोनी जल्दी से आसी के पास आ गई और उसकी साइड में खड़ी हो गई। आज तक जब भी उन सब ने अमायरा को परेशान किया था, अमायरा ने कभी भी कुछ नहीं बोला था, पर आज तो उसने आसी को सीधा थप्पड़ मार दिया। आसी ने पहले भी समाया को बहुत से चीज़ों में फंसाया था। अमायरा को एक दो बार मारा भी था, पर तब भी अमायरा नीचे सर झुकाए रहती थी और उसके सारे गुस्से को बर्दाश्त करती थी क्योंकि वह देव की बहन थी। पर इस वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे अमायरा को अब देव से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। कुछ भी सोचने का या उससे गुस्सा होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो क्या वह हमेशा से ही ऐसी थी या अब वह ऐसी बन गई है। वहीं रोमी, जो कि वो खड़ा यह सब कुछ देख रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं होता और वह आगे आते हुए बोला, मैंने कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया, पर तुम जैसी घटिया बदमाश लड़की पर हाथ उठाने से मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आने वाली है। इतना कहकर वह आगे बढ़कर जैसे ही समायरा को मारना चाहा, वह तुरंत ही अमायरा एक्शन में आती है और अपने लात उठाकर उसकी पेट पर जोर से मार देती है। उसने इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा तेज से किक मारा था क्योंकि उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई लड़का उसके पास भी आए और यह घटिया लड़का उसे थप्पड़ मारने वाला था। दुबली पतली सी नाजुक सी दिखने वाली अमायरा को इतना तेज मारता हुआ देखकर सभी की आंखें तो अब फटी की फटी रह जाती है। वहीं अरना तो अपना पेट पकड़कर जमीन पर लेट गया था। उसे इस समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की उसे इतना तेज भी मार सकती थी। यह तो किसी बॉडी बिल्डर के जितना जोर से लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी हथौड़ियाँ निकलकर बाहर आ जाएंगी। वह अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए बोला,
तुम घटिया लड़की, तुम आज हद से ज्यादा बढ़ चुकी हो। पहले तुमने तो आसी को मारा और अब तुम उसे भी मार रही हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इतना बोलकर वह भी अमायरा की तरफ लपक जाता है। अमायरा ने उसे भी एक जोरदार किक मारा, जिससे अब अर्ना और रोमी दोनों ही जमीन पर बिल्कुल किसी सूखे पत्ते की ढेर की तरह बिछ गए थे। इस समय उन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अमायरा इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। अब तो उन्हें अमायरा से भी डर लगने लगा। वहीं अमायरा उसे देखकर एक हल्की मुस्कान देते हुए बोलती है कि तुम घटिया लोग इसी के काबिल थे। तुम मेरे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो और तुम सर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? वह दोनों तो दर्द से चिल्ला रहे थे। यह किक इन दोनों को बहुत ज़्यादा दर्द करा रही थी। वहीं अमायरा पिछले जन्म में एक डॉक्टर थी। उसे पता था कि इंसान को कौन सी जगह पे मारा जाए जिससे बहुत ज़्यादा दर्द हो और उसे कोई भी देखकर यह न बता सके कि उसे कहीं चोट लगी है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी अगर उसे चेक करेगा तो उसे जल्दी से वह पता नहीं चलेगा कि उसे इतनी ज़्यादा गहरी चोट लगी है। वहीं उन दोनों का दर्द से हाल बेहाल हो रहा था। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी। अमायरा को ऐसे उन सबको मारते देखकर उसका भाई तो इतना ज़्यादा खुश था कि वह खुशी से उछल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मानो 5 साल का बच्चा हो। वह बार बार अमायरा को चेयर कर रहा था और इन सबको और भी मारने के लिए उकसा रहा था। उसकी आंखों से तो खुशी जाने का नाम नहीं ले रही थी। वही वह हमेशा से चाहता था कि अमायरा ऐसे ही टाइट होकर इन लोगों का मुकाबला करे, इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी रहम न दिखाए। उसे पता था उसकी बहन कमज़ोर नहीं थी, लेकिन वह सिर्फ देव की वजह से शांत रहती थी। जो भी उसे परेशान करता हो वह उन सबको मज़ा चखा सकती थी, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं करती थी। वह तो तालियां बजा बजा कर जोर जोर से बोल रहा था, वाह वाह बहन, तुमने क्या किया, वाह मज़ा आ गया, क्या किक मारी है, यह मेरी बहन वाली बात कर दी ना तुमने आज। उसकी ऐसी हरकत को देखकर मोनी सोनी जो कि बगल ही खड़ी थी, वह गुस्से में उसे घूर रही थी। वह लोग भी आगे बढ़कर उसे मारना चाहती थी, लेकिन सामने पड़े उन लोगों को देखकर उन लोगों की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह इस समय अमायरा से कोई दुश्मनी मोल ले। इस समय अमायरा के इस नए अवतार को देखकर उन लोगों की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाएं, वह उसे कुछ भी कह सके। उसे डर लग रहा था कि कहीं अमायरा इन तीनों की तरह उन लोगों को भी पीट न डाले, इसलिए वह गुस्से का घूंट पीकर खड़ी रही। वहीं आसी भी अमायरा की ऐसी एग्रेसिव बिहेवियर को देखकर डर गई थी। उसे अमायरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक से कैसे बदल गई, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे किसी ने थप्पड़ मारा था, वह भी अमायरा जैसी लड़की जिसे वह हमेशा एक मजाक और पागल की तरह लेती थी। उसे अमायरा से नफरत भी हो रही थी, पर उसने अमायरा की ताकत को देख लिया था। अब वह और मार खाना नहीं चाहती थी, इसलिए बस अमायरा को मन ही मन गालियां दे रही थी। अमायरा ने अर्ना और रोमी को देखा, जो नीचे पड़े दर्द में भी उसे गुस्से से ही देख रहे थे, क्योंकि उनके घुटनों, पेट और सब जगह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह दोनों उठने की हालत में नहीं थे। अमायरा ने उन दोनों को देखकर एक कोल्ड स्माइल करते हुए बोली, लगता है तुम दोनों को अपनी असली जगह पता चल गई। फिर कोल्ड आंखों से उनके घूरते हुए बोली, आगे से अगर तुम सबने मुझसे उलझने की कोशिश की तो शायद भगवान भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। इस बार सिर्फ थोड़ा सा
दर्द दिया है मैंने। आगे से अगर तुम में से किसी ने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ को मैं काट कर रख दूंगी, और आगे से अपने उस इडियट पागल भाई के दम पर या अपनी मेकअप से पुती चुड़ैली भाभी, जिसे शो के लिए तुमने बनाया है, लेकर मेरे सामने मत आ जाना। यह कहकर उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की। इस वक्त उसका चेहरा बहुत ही ठंडा था, उसके आसपास का ऑरा बहुत ही खतरनाक था। उसके होठों पर एक भयानक स्माइल थी जिसे देखकर उन चारों के अंदर तक डर फैल चुका था। उनके रीढ़ की हड्डी ठंड से जम गई थी। अमायरा ने अपने भाई को देखा और बोली, चलो यहाँ से, इन घटिया इडियट लोगों के साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना है। इन्हें देखकर मुझे इरिटेशन हो रही है। यह लोग तो इतने कमज़ोर हैं जो कि एक थप्पड़ और एक किक नहीं सह सकते हैं। हमारे लिए शायद यहाँ और कोई मज़ेदार चीज़ करने को नहीं है। इतना कहकर वह आगे चली गई। वहीं उसका भाई उन लोगों को देखकर मजाक उड़ाते हुए बोला, अब ऐसे ही नीचे बैठे रहो, ऐसे मार खाकर तो मज़ा बहुत आया होगा तुम लोगों को। वह मेरी बहन अमायरा राय है। क्या तुम्हें लगता है हमारे खानदान की लड़कियां कमज़ोर होगी? उसने शायद बस तुम्हारे उस घटिया बकवास भाई के लिए फीलिंग्स के चक्कर में अपने आप को रोक रखा था, वरना तुम सबको वह पहले ही अच्छा सबक सिखा देती तो तुम लोग उसके सिर पर चढ़कर नाचने न लगते। अब देखो क्या हालत है तुम सबकी। यह कहते हुए वह उनकी और गुस्से से देखता है और कहता है कि देखना भूल कर भी मेरे बहन ने जो कहा है उसे नज़रअंदाज न करना, वरना सच में पिछली बार से अधिक तुम्हें आगे दर्द सहना पड़ सकता है। वह वहाँ से यह बोलते हुए चला जा गया। उसे डर था कि कहीं उसकी बहन उसे बिना लिए यहाँ से चली न जाए और वह फिर से अकेला पड़ जाए। वैसे आज वह अपनी बहन से बहुत ज़्यादा खुश था। तभी गुस्से में सोनी चिल्लाते हुए बोलती है, यह लड़की बहुत ज़्यादा उड़ रही है, इसके पर बहुत ज़्यादा निकल गए हैं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम लोगों पर हाथ छोड़ने की। मैं उसका हाथ काट देना चाहती थी। उसकी बात को सुनकर आशी कहती है कि हाँ हाँ, हाथ काट देना चाहती थी तो ऐसे खड़ी क्यों थी, काट देती ना। तू तो डर के मारे कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसे मुझे थप्पड़ मारा और भाई को भी कितनी तेज किक मारा है, उसके लिए उसे कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। बहुत उड़ रही है ना, अब हम उसे शांति से बैठने भी नहीं देंगे, हम उसका बदला लेकर रहेंगे। तभी अर्नव बोला, हम घर जाकर इस बारे में बात करेंगे। हम सबको आज जो उसने किया सभी को बताएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे कोई हॉस्पिटल लेकर चलो, वरना मेरी जान निकल जाएगी। और जब घर में सबको उसकी हरकत के बारे में पता चलेगा तो देखना दादाजी और घर के सभी लोग उसे कैसे सबक सिखाएंगे। वैसे भी उसके घर में कोई उसे पसंद नहीं करता, और आज जो उसने किया उस बारे में जानने के बाद तुम्हें क्या लगता है भाई और हमारे घर वाले और उसके घर वाले उसे आसानी से माफ़ कर देंगे? इतना बोलकर वह गुस्से से उस ओर देखने लगा जिस ओर से अभी अभी अमायरा गई थी। तभी वह अपना फ़ोन निकालकर कुछ गार्ड्स को वहां बुलाता है जो कि उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस वक्त भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब भी वहां बची बाकी की तीनों लड़कियां घर के लिए निकल जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अमायरा अपनी कार में बेबाकी से जाकर बैठ जाती है। और वह ड्राइव करने के लिए जैसे ही अपनी गाड़ी चालू करती है तो जल्दी से रवि दौड़कर जाता है और उसके साइड दरवाज़ा खोलकर बैठ जाता है, कहीं उसकी बहन उसे छोड़कर न चली जाए।